जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। उन सभी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगी। हमारे लिए पहला प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पे दिया गया है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। देखो ये आपके करंट के क्वेश्चन हैं, आपसे पेपर के अंदर पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे याद रखना छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और इसमें पता है कितने, मतलब जो घर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं ना, मकान बनाने के लिए, तो कितने मिलते हैं, 1,30,000 रुपये। कितना मिलता है, 1,30,000 रुपये। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो कोई भी भूल मत जाना है, इसमें 1,30,000 रुपये मिलता है और साथ में ये छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट किया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर, देखो नेशनल पार्क जितने भी हैं दोस्त, याद कर लेना, आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। 106 के 106 पूरे याद करके जाना है। और देखो यहाँ पे जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो आपका असम में पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना वो आपका यूके मतलब कि उत्तराखंड में पड़ता है। तो वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और ये पता है सबसे पहला आपका वो था नेशनल पार्क। और इसका जो ये इसकी स्थापना है ना, वो भी याद रखना 1936 में हुई थी। कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और देखो गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क है, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है। रिहंद बांध जो है ये किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने जवाब कर दिया होगा, क्योंकि ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो ये देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसका आप याद रखना, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है आरआरबी में, तो इसलिए हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो आप याद रखना 20 होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया है टिग्रिस नदी किस देश में बहती है। टिग्रिस नदी किस देश में बहती है। तो इनमें से देखो भारत, ऑस्ट्रेलिया, इराक। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए इराक, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे दोस्त। और पेपर में देखो नदियों के किनारे स्थित शहर और देश आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और यहाँ पे देखो दिया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मसाल रैली की शुरुआत किसने की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मसाल रैली की शुरुआत किसने की है। तो ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ये आप याद रखना। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ ये असम के सीएम हैं, ठीक है। असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ज्योति रात्रे, मैंने आपको कई बार बताया है कि एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट फतेह कर दिया। यहाँ पे दिया गया है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक हैं। तो ये देखो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पहली चीज़ तो याद रखना वो AR रहमान है। और इन्हें किस सॉन्ग के लिए मिला था, मतलब जो गाना है वो कौन सा था जिसके लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था, वो याद रखना। वो है, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, जय हो। जय हो सुना है ना, आजा आजा जिंदसानी आने की गली आजा, ऐसे करके जय हो। तो ये याद रखना, उसके लिए दिया गया है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखो रेलवे से संबंधित मुख्यालय आपसे पूछे जाएंगे। जो मुख्य मुख्यालय है वो तो नई दिल्ली है ही, लेकिन कितने जोन हैं रेलवे के, कितने जोन है बताओ, 18, 19 या फिर 17, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि देखो जोन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो देख लो, रेलवे से संबंधित भी क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, हिस्ट्री के भी, जियोग्राफी और साइंस, हर जगह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और देखो यहाँ पे इस प्रश्न का जो जवाब है वो आप बताएंगे इलाहाबाद, जिसे आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज बोलते हैं ना इलाहाबाद को। तो याद रखना इलाहाबाद को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो ये आपको याद रहेगा ना, पूर्वीय तट रेलवे मुख्यालय, पूर्वी तट रेलवे मुख्यालय।
तो पूर्वी तट रेलवे मुख्यालय जो है आपका वो कहाँ है बताओ। पूर्वी तट रेलवे मुख्यालय आपका, देखो जब तट की बात हो गई तो इनमें से हमें दिख रहा है कि भुवनेश्वर जो है ये समुद्र के किनारे मतलब उड़ीसा में पड़ता है ना, उड़ीसा में, तो याद रखना उड़ीसा मतलब भुवनेश्वर। तो यहाँ पे पूर्वी तट जो का रेलवे का मुख्यालय है वो भुवनेश्वर हो जाएगा। और दक्षिण पूर्वी रेलवे का हुबली हो जाएगा आपका, जहाँ पर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और मुख्य आपका दिल्ली है ही। तो यहाँ से देखो कितने प्रश्न आपके मैं कंप्लीट करवाता हुआ चल रहा हूँ, और इसीलिए कहते हैं कि आप सभी जुड़े रहिएगा और बढ़िया से तैयारी करिएगा। और देखो यहाँ पे दिया है कि कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है। कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो नदियों पर स्थित परियोजनाएं भी आपसे पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे आप बताओ कोल डैम परियोजना जो है वो किस नदी पर है। तो आप तुरंत बताएंगे भैया ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, सतलज नदी। सतलज नदी और ये पता कहाँ पे पड़ता है, HP मतलब कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश आप याद रखेंगे ना। और देखो शारदा परियोजना पूछी जाती है, शारदा परियोजना। तो शारदा परियोजना जो है वो शारदा नदी पर स्थित है। ठीक है, शारदा पे, और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, शारदा परियोजना पूछेगा तो शारदा नदी मतलब उत्तर प्रदेश। और देखो आपसे सतलज परियोजना पूछी जाती है, सतलज परियोजना, तो वो आपकी चिनाव नदी पर पड़ती है। कहाँ पर, चिनाव नदी पर पड़ती है सतलज परियोजना। और ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ से आपको जो भी मैंने बताया है आप नोट कर लेना, क्योंकि देखो दोस्त परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो आप देखो यहाँ पे प्रश्न सही, देखो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी पूछा जाता है और पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का भी अग्रदूत पूछा जाता है। तो कल की क्लास में मैंने भारतीय पुनर्जागरण की बात करी थी और आज पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आपके SI के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना MG राणा डे। MG राणा डे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय जागरण के कौन है, राजा राम मोहन राय जी हैं क्या, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखो यहाँ पे दिया गया है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी। अब ये देखो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, कभी भी पूछा जा सकता है। 1885 में स्थापना हुई थी। और सॉरी, अब यहाँ पे आपको बताना है कि कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, एनी बेसेंट जी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना 1917 में बनी थी। कब बनी थी, 1917 में। और देखो यहाँ पे 1915 दे रखा है, तो याद रखना 9 जनवरी 1915 क्या भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। देखो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस भारत आए थे इस डेट को, 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी, हाँ शायद 9 जनवरी है या 9 फरवरी है, 9 जनवरी है शायद। ठीक है, और देखो 1917 मैंने बता दिया। 1919 में क्या हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 1922 तक चला था। 1922 तक चला था। और ये भारतीय प्रवासी दिवस आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कंफर्म कराएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो बताइए, और नहीं पता है तो गूगल पे क्रोम पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और देखो 1922 तक ये असहयोग आंदोलन चला था। फिर चौरी चौरा जो एक्शन हुआ था उस वजह से इसे और रोक दिया गया था, जो चौरी चौरा क्रांति हुई थी। ठीक है, ऐसे आप याद रखना, नया नाम। और देखो यहाँ पे दिया गया है हाल ही में CRPF का शौर्य दिवस कब मनाया गया है और कौन सा मनाया गया है, किस मतलब कौथा मनाया गया है और कब मनाया गया है। तो ये देखो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना यहाँ पे CRPF का जो शौर्य दिवस है वो मनाया गया है 9 अप्रैल को, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये आपको याद रहेगा ना। और देखो ये 2024 में जो मनाया जाएगा, 2024 में ये 59वां होगा। ठीक है, कितना, 59वां है। ठीक है, होगा क्या, मार्च अप्रैल मई जून चल रही है ना, तो ये अप्रैल तो निकल चुका है, मतलब कह सकते हैं कि 59वां है। ठीक, कह नहीं सकते है। ठीक है, 2024 में ये 59वां मनाया गया। और 1 मई को आपका श्रम दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, श्रम दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को आपका परिवार दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये देखो सारे दिवस याद रखना। और ऐसे ही देखो मेरे साथ जुड़े रहोगे ना, ऐसे मुंह पे रट जाएंगे कि खटाक से आप बता दोगे। और देखो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। तो यहाँ पे देखो ये पहले तो मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि ये कब की गई थी। तो ये
की मतलब इसकी घोषणा 1911 में हुई थी और स्थानांतरित ये 1912 में हुई थी। तो ये तो आपको याद रहेगा ना। अब यहाँ पे देखो किसने घोषणा की थी, ये अगर पूछेगा तो हार्डिंग यहाँ पे याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। इनमें से आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, तो याद रखना अबुल कलाम आज़ाद जी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। और दूसरी चीज़ याद रखना, अगर महिला पूछी जाएंगी तो सबसे ज़्यादा मुझे तो लगता है सोनिया गांधी रही हैं, सोनिया गांधी जी, तो वो भी आप याद रखें। और इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो ये प्रश्न आपका आरपीएफ में पूछा जा चुका है, आरआरबी में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो आप क्या बताएंगे, एस.एन. बनर्जी जी ने की थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए गए। और दूसरी चीज़ याद रखना कि कब की गई थी, तो वो भी आप याद रखना। देखो यहाँ से आपको ये बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएगा, 1919 कब की थी, 1919। तो ये आपको याद रहेगा ना दोस्त। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, अफ्रीका प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। अफ्रीका प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे सही जवाब। और ये प्रश्न कई बार देखो आपके एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखना तंजानिया, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो भारत में कौन सा है, हिमालय पड़ता है ना, हिमालय, तो ये भी आप याद रखना। और नेपाल में आपका कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है बताओ, 8,850 मीटर। कहीं कहीं आपको 8,848 मीटर भी लिखी हुई मिलेगी, और अगर 48 नहीं होगी तो ऑप्शन में 50 होगी। तो इस चीज़ को याद रखना। और ये मुझे 48 ना, ये इसके लिए तो मैं बहुत मुर्गा बनाऊँ, बहुत मार खाई है, तब ये मुझे याद हुआ है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि मुक्तेश्वर किस भारतीय राज्य में स्थित है। मुक्तेश्वर किस भारतीय राज्य में स्थित है। देखो भारतीय राज्यों में स्थित जो फेमस प्रमुख नगर हैं, ठीक है, तीर्थ स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उन्हें याद रखना, क्योंकि कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना जो मुक्तेश्वर है वो उत्तराखंड में पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऋषिकेश भी आपका उत्तराखंड में पड़ता है, और रांची आपका जो है वो झारखंड में पड़ता है। कौन सा, रांची जो है वो झारखंड में पड़ता है। तो ये तो आप याद रखेंगे, ठीक है। और देखो कोटगिरी, कोटगिरी, कोटगिरी भी पूछा जाता है। कोटगिरी तमिलनाडु में पड़ता है। कोटगिरी जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश में क्या 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 पड़ता है बताओ। हिमाचल प्रदेश में आपका मनाली पड़ता है, और आपका कसौल पड़ता है, कसौली जैसे कसौली भी बोलते हैं, कसौल पड़ता है, और कुल्लू भी पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना। हिमाचल प्रदेश में भी इम्पोर्टेंट आपका धर्मशाला पड़ता है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया है, कटक किस नदी के किनारे स्थित है। कटक जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे देखो आप क्या बताएंगे, कटक का आप याद रखना। कटक जो है ये कहाँ पड़ती है, तो कटक पड़ता है कहाँ पर, उड़ीसा में पड़ता है ना। तो याद रखना ये महानदी के किनारे स्थित है, ऐसे भी याद रखा करो, ठीक है। कटक आपका महानदी के किनारे स्थित है। और देखो यहाँ पे चंबल नदी के किनारे आपका कोटा पूछा जाता है, कोटा, कोटा राजस्थान, ठीक है। तो ये आपका चंबल नदी हो जाएगा। और देखो यहाँ पे हुगली नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है बताओ। हुगली नदी के किनारे, तो हुगली के किनारे आपका कोलकाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलकाता आपका हुगली के किनारे हो जाएगा। और गंगा के किनारे आपका कानपुर हो जाता है, और वाराणसी भी हो जाता है, ऋषिकेश भी हो जाता है, और इस तरीके से बहुत कुछ। और रामगंगा भी पूछा जाता है, रामगंगा। तो रामगंगा के किनारे आपका बरेली स्थित है, ये भी आप याद रखना, बरेली, ठीक है, बरेली। और देखो मूसी के किनारे आपका हैदराबाद है, वो भी आप याद रखना। और आपका ब्रह्मपुत्र के किनारे कौन सा स्थित है बताओ। ब्रह्मपुत्र के किनारे आपका जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, क्या पूछा जाता है, गुवाहाटी, गुवाहाटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। और ये देखो कैसे मुझे रट गए, ऐसे ही रट गए कि मैं इन्हें रोज़ पढ़ता हूँ। भी अपने भाई को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो यार, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। और एक बार सभी दोस्त लाइक वाला, जो भी मेरे नए पुराने दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, लाइक वाला बटन दबा के ज़रूर ये अवगत कराएंगे मुझे कि उन्होंने क्लास को लाइक कर दिया है। और चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में क्लास को यार शेयर कर देना।
और चलते हैं अपने क्लास में। देखो यहाँ पे दोस्त कहा गया है कि संविधान संशोधन से संबंधित भाग है, संविधान संशोधन से संबंधित भाग है। तो याद रखना संविधान संशोधन जो है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे याद रखना भाग 20 हो जाएगा। और देखो याद रखना 368 अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है वो 368 है, इसके तहत किया जाता है और ये भाग 20 में आता है। और भाग 18 में क्या आता है बताओ, भाग 18 में क्या आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भाग 18 याद रखना, जो इमरजेंसी आती है ना, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में आता है ना, तो 352 से लेके और 360 तक, तो 352 और 356 360 ये आपके इमरजेंसी हैं। तो ये इमरजेंसी जो है वो भाग 18 में आती हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो भाग 17 भी मैंने आपको अभी 2 दिन पहले ही बताया था कि जो राष्ट्रीय भाषा है ना, राज्य भाषा, तो राजभाषा से संबंधित है क्या, भाग 17 आपका। और देखो ये कौन से आर्टिकल में मिलता है, तो ये भी आप याद रखना। आर्टिकल आपका 343 से 351 तक मिलता है ना, 343 से 351 तक, तो यहाँ पे 300 कर दूँ, 343 से 351 तक। और भाग 1 में क्या दिया गया है, तो भाग 1 में बताया गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है और उसके अधिकार क्षेत्र और नाम परिवर्तन करने की जो शक्तियाँ वगैरह ये सब दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिया गया है फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी, फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है वो किसने की थी, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों ये बन जाता है वो समझिएगा, क्योंकि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए इसलिए बन जाता है। और इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई, तो वो भी आप याद रखना, वो की गई है 29 अगस्त 2019, ठीक है, 29 अगस्त 2019 को शुरुआत की गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और सही बात है, इंडिया फिट रहेगा, इंडिया मजबूत रहेगा, तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो दिया गया है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है, संस्कृति और शिक्षा संबंधित जो अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद में है। तो मैं यहाँ पे आपको रोज़ अनुच्छेद भी पढ़ाता हूँ, और मैं भी पढ़ता हूँ यार, ऐसा नहीं कि मुझे ये सब आते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ और आपको भी आपके साथ भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो याद रखना यार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित जो अधिकार हैं वो हमारे अनुच्छेद 29 और 30 में है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और 25 से 28 याद रखना, ये धर्म से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता एवं धर्म का प्रचार जो है वो 25 से 28 तक है। और 23 और 24 में क्या दिया गया है, तो 23 और 24 में रोज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि देखो 14 साल से कम उम्र के बच्चे कार्य नहीं कर सकते कारखानों में, ये सब दिया गया है ना। और 19 से 22 तक आपकी स्वतंत्रता आ जाती है। देखो बोलने की स्वतंत्रता पत्रकारों को 19 में, 21 और 22 में आपके पर्सनल स्वतंत्रता आ जाती है। जैसे याद रखना कि ये जो 22 है ना, आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग याद रखना कि जो अरविंद केजरीवाल को जब अरेस्ट किया गया और उनका जो आईफोन था उसका जो पासवर्ड था ना, वो उन्होंने खोलने से या बताने से इनकार कर दिया, तो उसे कानूनी अधिकार से तो उसका हनन नहीं कर सकते हो ना, नहीं खोल सकते हो। तो उसके लिए क्या करा गया, जो आईफोन का वो होता है ना हेड ऑफिस, वहाँ पे संपर्क किया गया और उनसे उनका पासवर्ड पूछा गया, तो उन्होंने, कंपनी ने भी पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया। क्यों, हालांकि वो खोल सकते थे, लेकिन क्यों कर दिया, क्योंकि भाई ये पर्सनल स्वतंत्रता आपकी आ जाती है और ये कुछ पॉलिसी होती हैं कंपनियों की। अगर सिर्फ आईफोन किस बात का, अगर वो बता देंगे आपको, तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो संविधान के किस भाग में है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना वो आपका हो जाएगा भाग 4। अब यहाँ पे दोस्त कह रहे होंगे भैया सभी का ऑप्शन डी लगा रहे हैं, तो आप भी ऐसा गलती मत कर देना वरना 4 अंक कट जाएगा। तो याद रखना भाग 4 में है। और ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना दोस्त आयरलैंड, याद रहेगा ना, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और भाग 4 में है। और देखो मौलिक अधिकार जो आपके हैं वो भाग 3 में है, ठीक है, भाग 3 में है आपके मौलिक अधिकार। और ये देखो सॉरी, ये कौन से भाग में, भाग 3 में है, कौन से देश से लिए गए हैं, तो याद रखना अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका। याद रहेगा ना दोस्त, आपको भूल मत जाना यार, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में यार पूछ लिए जाते हैं। और देखो भाग 1 और भाग 2, भाग 1 तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि राज्य एवं उनके अधिकार क्षेत्र, नाम परिवर्तन करने की शक्तियाँ और ये सब आ जाता है, तो ये तो आपको राज्य से संबंधित है, ये तो आपको पता ही हो गया होगा। और भाग 2 में क्या आता है, ये मैं आपको देखो अभी 2 दिन पहले ही मैंने बताया था कि भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है,
भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। तो ये देखो यहाँ पे आप 4 के 4 याद रखेंगे, राज्य से, और ये आपके नागरिकता से, और ये आपके भाग 3 जो है मौलिक अधिकार, ये आपके अमेरिका से लिए गए, ये भी याद रहेंगे, और भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो रूसी क्रांति के जो जनक थे वो थे लेनिन। कौन थे? लेनिन। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। सेबी एक है। सेबी एक क्या है? तो याद रखना, ये एक संवैधानिक निकाय है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो याद रहेगा ना, इसका पूरा नाम क्या है बताओ? सेबी का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। और इसका जो गठन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 22 अप्रैल 1988 को। कब हुआ था? 22 अप्रैल 1988 को। तो ये भी आप याद रखना दोस्त, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो बम्बई में है, ठीक है, बम्बई में है। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो, ये सेबी से आपसे पूछा भी जा सकता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बास्केटबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या है। देखो, खिलाड़ी और खेल से संबंधित प्रश्न आएंगे, और जितने भी अभी आपका आईपीएल हुआ उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और जो आपका T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी देखो सभी आपको याद रखने हैं दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और देखो, आपको मैं बता दूं, फुटबॉल और हॉकी और क्रिकेट, इन सभी में जो संख्या होती है वो 11 होती है, ठीक है। जो आपका फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया और क्रिकेट हो गया, इनमें खिलाड़ियों की संख्या एक टीम में 11 होती है, ठीक है, 11 बंदे खेलते हैं। और बेसबॉल में 9 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं। तो ये भी आप याद रखना। और देखो, सबसे ज़्यादा रग्बी फुटबॉल पूछा जाता है, रग्बी फुटबॉल। तो रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? तो यहाँ पे देखो कितने दे रखे हैं? 15। तो ये 15 आप याद रखेंगे, ठीक है। और देखो, राइटिंग पे मत जाना यार, क्योंकि पेन इन है नहीं, फ़ोन उन सब पुराना है, टूटा टाटा, तो इसलिए कोई राइटिंग पे मत जाना यार, कहीं टच करते हैं और कहीं टच होता है। देखो, यहाँ पे दिया गया है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल, ये देखो आपके आरपीएफ में ही पूछा गया था 2019 में। तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो आपका है वो याद रखना, गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है। और ये प्रश्न बोल सकते हैं कि कॉमन प्रश्न है, कहीं भी किसी भी पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया का पहला फेशियल BSID किसने लॉन्च किया है? देखो, ये क्या है? ये BSID फेशियल क्या है और किसने लॉन्च किया है? और ये इंपॉर्टेंट भैया क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का पहला किया है भारत ने। किसने किया है? भारत ने। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें क्या होता है, जो नाभिक के चेहरे का बायोमेट्रिक डेटा जो होता है उससे संबंधित होता है, ठीक है। जो नाभिक वगैरह होते हैं ना, आपने देखा होगा समुद्र वगैरह में नाभिक वगैरह होते हैं, उनके चेहरे का जो बायोमेट्रिक होता है, तो वो वैसे याद रखना, उससे संबंधित है ये। और भारत ने स्टार्ट किया है, पहला दुनिया का भारत बना है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। और देखो, यहाँ पे पूछा गया है, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति किसने दी थी? ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्त। देखो, यहाँ पे दिया गया है, इबादत खाने में सभी धर्मों के प्रवेश की अनुमति किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसने दी थी दोस्त? तो यहाँ पे आपके प्रश्न का जो सही जवाब है वो अकबर हो जाएगा। 1578 में दी थी। कब दी थी? 1578 में। अगर मैं आपसे पूछूं कि इबादत खाने की जो स्थापना है वो कब करी थी, तो याद रखना, वो 1575 में करी थी। कब करी थी? 75 में। और 78 में क्या किया था? अनुमति दे दी थी। तो ये आप याद रखेंगे ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, और जिसका कार्य पूरा बाद में किसने? इल्तुतमिश ने कराया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो, यहाँ पे जो जहांगीर है, इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल बोला जाता था। चित्रकला का, देखो चित्रकला में गलत लिख रहा हूँ, चित्र, ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल बोला जाता था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो, शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोला जाता था। क्या? स्थापत्य कला। ऐसे याद रखना कि मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवा दिया, ठीक है। तो स्थापत्य मतलब स्थापना कर दी किसी चीज़ की, तो उसे स्थापत्य कला, ऐसे आप याद रखें। और ये चित्रकला, तो ये ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। और बिना पढ़ा लिखा था अकबर, ये भी आप याद रखना। देखो, यहाँ पे दिया गया है, होम रूल लीग की स्थापना वर्ष क्या है? होम रूल लीग की स्थापना वर्ष क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये आपको पता भी होना चाहिए। इसकी जो स्थापना वर्ष है ना, वो 1916 है,
क्या है, 1916 है। तो ये आप याद रखेंगे। किसने की थी, तो वो भी आप याद रखना, एनी बेसेंट ने की थी। किसने, एनी बेसेंट ने की थी। तो ये भी देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्त। और 1919 में क्या हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। कौन सा, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन पूछा जाता है कि किसने स्टार्ट किया था, ये भी प्रश्न आता है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अली बंधु ने की थी। किसने, अली बंधुओं ने। तो अली बंधु याद रखना, दो भाई थे, क्या नाम था, एक का मोहम्मद अली था, एक का शौकत अली था। तो ये आपको याद रहेगा ना दोस्त। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते थे। तो भैया देखो, हिस्ट्री के लिए आप मुझे बोलते रहते हो और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको हिस्ट्री से भी क्वेश्चन कराए जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताइएगा। तो याद रखना, प्रागैतिहासिक काल के जो उपकरण और हथियार थे ना, वो पत्थर के बनाए जाते थे। और ये देखो, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है, तो याद रखना कि प्रागैतिहासिक काल, जिस काल का कोई लिखित विवरण ना मिले, जिस काल का कोई लिखित विवरण ना हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे ना दोस्त। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ दिया है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, याद रखना, ये हमारे अपने सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो ये आप याद रखेंगे ना। कब दिया था, तो वो भी याद रखना, ये 1943 में दिया था। 1943 में। कहाँ दिया था, तो ये भी देखो पूछा जा सकता है। तो याद रखना, सिंगापुर से सुप्रीम कमांडर बन के, मतलब जो पद जो था वो धारण करके इन्होंने ये नारा दिया था कि दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने भी एक नारा दिया था, याद रखना, करो या मरो का नारा। कब, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, कब दिया था आप बताइएगा। देखो मैं आपको दोस्त कई बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आपको याद आता है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू का नारा बताइएगा, जवाहरलाल नेहरू जी का नारा क्या था। और देखो इम्पोर्टेंट है ये, करो या मरो का नारा, दिल्ली चलो का नारा, जय हिंद और इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये आपसे सब पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने आराम हराम है, तो आराम हराम का जो नारा था, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी, तो हड़प्पावासी जो थे वो कपास, याद रखना, ये जौ लिखा है। ठीक है, सबसे पहली जो फसल थी वो जौ थी। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि हड़प्पावासी अगर पूछा जाएगा कि किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो याद रखना कपास के। तो चलते हैं, और कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, ये भी याद रखना। देखो यहाँ दिया है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो याद रखना वो था कैनिंग। कौन था, कैनिंग। और देखो अगर आपसे लास्ट पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना माउंटबेटन। कौन था लास्ट, आपका माउंटबेटन था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पूछा गया है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की रचना है ना दास कैपिटल, याद रखना। और ये लेनिन, अभी मैंने आपको बताया था, किसकी क्रांति से संबंधित है, रूसी क्रांति से क्या। और देखो यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। मैंने आपको खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध, ये सारे युद्ध बताए थे और ये सब बाबर ने लड़े थे। ठीक है, तो याद रखना, ये खानवा का जो युद्ध है वो यहाँ पे बाबर आपको कहाँ मिल रहा है, राजपूत संघ और बाबर, राणा संगा के नेतृत्व में ये हुआ था ना, राजपूत लड़े थे और बाबर। तो याद रखना खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो मैंने ये तो पूरी ट्रिक बता रखी है कि पानी पिएंगे तो मतलब 1526, पानी पिया 1526 में, खाना खाया 1527 में, और फिर चाय पी 1528 में, और घर गए 1529 में। मतलब कि पानीपत, मतलब पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पी और फिर घर गए। तो घग्गर का युद्ध, ये घग्गर का, ये चंदेरी का, ये आपके खानवा का, ये पानीपत का, और ये सब बाबर ने लड़े थे। तो राजपूत संघ और बाबर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। और बाबर और इब्राहिम लोदी का कौन सा हुआ था, ये क्या 1526 वाला था ना। और अकबर और हेमू का कौन सा हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये
हेमू के साथ में अकबर का 1556 वाला दूसरा पानीपत का हुआ था, है ना। और देखो यहाँ पे दिया गया है प्रसिद्ध हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। वाह कि अभी तक जो भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो यार दबा दो बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ में इस क्लास को यार वायरल करा दो। इस क्लास को वायरल कराना है और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, स्टेटस लगा देना, ठीक है। और देखो यहाँ पे 36 नंबर पे अब चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया प्रसिद्ध हार्नबिल त्यौहार, ये पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, याद रखना नागालैंड। और अंग्रेजी जो राजभाषा किसकी है बताओ, आधिकारिक भाषा किसकी है, नागालैंड की है ना। और देखो यहाँ पे प्रसिद्ध हार्नबिल त्यौहार आपका नागालैंड। उत्तर प्रदेश से आपका कथक पूछा जाता है और रासलीला पूछा जाता है और आपके क्या पूछा जाता है बताओ। उत्तर प्रदेश से कथक हो जाएगा और रासलीला हो जाएगा। और यहाँ पे देखो असम से याद रखना बिहू पूछा जाता है, बिहू, बिहू बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। और देखो बिहार से याद रखना विदेशिया नृत्य पूछा जाता है, विदेशिया, और आपकी छठ पूजा पूछी जाती है, तो ये देखो आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया है कार्बन के अधिकतम संयोजकता कितनी है, कार्बन के अधिकतम संयोजकता कितनी है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे आप बताइएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखना 4 होती है। और एसआई वालों आप याद रखना कि सिलिकॉन की 6 होती है, किसकी, सिलिकॉन की कितनी होती है, 6 होती है, तो याद रहेगा ना, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। और कार्बन की 4 और सिलिकॉन की 6, तो आप ये याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं, तो याद रखना वो तो होते हैं 15। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि इसमें जो स्थायी होते हैं ना वो 5 होते हैं। कितने स्थायी देश 5 हैं। कौन कौन से हैं क्या आपको पता है, अगर पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो नोट करिएगा। पहला तो हो जाएगा आपका अमेरिका, ठीक है, याद रहेगा ना। दूसरा हो जाएगा यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, तो और तीसरा आपका रूस हो जाएगा, ठीक है, और चौथा आपका चीन हो जाएगा, चाइना, तो ये भी याद रखना। और 5वां आपका फ्रांस हो जाएगा, क्या, फ्रांस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 आपके स्थायी देश, ये 5 जरूर याद रखना क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो कब हुई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, पारादीप बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये आप याद रखना उड़ीसा में है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो आपसे वो भी पूछा जाता है, क्या चेरापूंजी पूछा जाता है ना, चेरापूंजी कहाँ पड़ता है बताओ कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है हे राम किसकी समाधि स्थल पर लिखा है, किसकी समाधि पर लिखा है, किसकी समाधि स्थल पर लिखा है, हे राम, हे राम किसकी समाधि स्थल पर लिखा है, तो ये हमारे महात्मा गांधी जी। और देखो इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, तो मैंने उस दिन क्या बताया था कि नोटों पर कौन राज करता है बताओ, नोटों पर कौन राज करता है, तो महात्मा गांधी जी। मतलब कौन राज करते हैं ना, तो याद रखना राजघाट, राजघाट किसका हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का। इंदिरा गांधी मतलब नारी शक्ति, भाई नारी है ना, नारी में शक्ति होती है, देवी का रूप होता है, तो याद रखना शक्ति घाट हो जाएगा, ठीक है। और राजीव गांधी, राजीव गांधी, तो राजीव गांधी का क्या हो जाएगा, वीर घाट, वीर घाट हो जाएगा ना, बताओ। देखो रा से रा और वा से वा, तो राजीव गांधी वीर घाट। लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर जो होता है हमेशा विजय होता है, तो याद रखना विजय घाट। और देखो किसान घाट किसका है बताओ, किसान घाट क्या चौधरी चरण सिंह जी का है, कमेंट बॉक्स में आप कंफर्म कराइएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। उस दिन मैं ये ट्रिक बता रहा था, तो मुझे एक दोस्त कह रहा था कि आप ICS पे पढ़ते हो क्या, हाँ भाई बिल्कुल, मुझे तो जहाँ भी क्लास मिल जाती है मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ने से मतलब है। तो यहाँ पे दिया गया है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना देवदास उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो यहाँ पे आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपको याद रहेगा ना, भूल तो नहीं जाओगे ना दोस्त। और देखो याद रखना एक आपसे पूछा जाता है क्या झंडा गीत, झंडा गीत भी पूछा जाता है, तो झंडा गीत का कौन है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नहीं पता है तो याद होगा शायद श्याम लाल गुप्त पार्षद, श्याम लाल गुप्त
पार्षद आपको याद रहेगा, ठीक है, तो ये आप भूल मत जाना, ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। और आनंद मठ के कौन है? आनंद मठ के बताओ, आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। और देखो बाणभट्ट जी जो हैं इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। इसकी हर्षचरित की रचना की थी, हर्ष की जीवनी, राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, तो ये भी याद रखेंगे और ये उन्हीं के शासनकाल में थे, तो ये आप याद रखेंगे। और महात्मा गांधी जी से याद रखना हिंद स्वराज भी पूछा जाता है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ और मेरे सपनों का भारत, ये आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो ये भी आप इनमें से कोई एक जरूर याद करके जाएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। किसके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्र संघर्ष एक जन आंदोलन बना? किसके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन बना? तो माफ़ी चाहते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एरर हो गया था पढ़ने में। तो स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बना था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो कहते हैं कि अगर आपको 1% भी मौका मिलता है तो पूरी जान लगा दो, कामयाबी मिलना तय है। और आप यहाँ से देख सकते हो, हम लोग 300 साल हो गए थे गुलाम बने, और फिर 1% मौका और सीधा पूरा साम्राज्य ही उखाड़ फेंका अंग्रेजों का। तो इसीलिए कहता है कि जीवन में भी ये लागू होता है कि कितनी भी मुश्किलें हों और अगर आपको 1% भी मौका मिलता है तो सफलता आपको मिल जाएगी अगर आप प्रयास करेंगे। और यहाँ पे दिया गया है स्वच्छ आकाश के नीले रंग का कारण है। स्वच्छ आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन सी में दिया गया है ना, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और देखो पृष्ठीय तनाव याद रखना, जब बारिश होती है ना, जब वर्षा होती है तो बूंद जो आते हैं, जो बूंद होते हैं वो कैसे होते हैं बताओ? वो जब नीचे आते हैं तो बूंद बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके? पृष्ठीय तनाव के कारण। तो ये आप याद रखेंगे ना। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? ये देखो करंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हो कि भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है वो कौन सा राज्य है, तो वो हो जाएगा आपका उड़ीसा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। क्या आपने उड़ीसा लगाया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने आपको बताया भी था। अभी मैंने आपको क्या बताया था, तो याद रखना ये 24 अक्टूबर 1945 आपका सही जवाब हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये याद रखोगे। अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, बताओ, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क में पड़ता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये तो मैंने आपको कई बार यार बताया है। क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। ऑप्शन सी हो जाएगा ना, आपने बिल्कुल सही किया होगा। और विटामिन की फंक ने, विटामिन की खोज फंक ने। और अल्फ्रेड नोबेल, इनके नाम पे ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका? डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो ये आप याद रखेंगे। और इनके नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो यहाँ पे चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आप क्या बताएंगे? बताओ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे और इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाता हूँ। याद रखना गुजरात हो जाएगा आपका सही जवाब। और बिहार का विदेशिया भी मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश का कथक बताया था, केरल का कथकली याद रखना, और महाराष्ट्र का रंगोली याद रखना। ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे। और देखो भरतनाट्यम बताना, भरतनाट्यम बताना कहाँ का है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कि भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, कहाँ से संबंधित है। और देखो यहाँ पे दिया गया है जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? जो जिला न्यायाधीश होते हैं वो किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आप याद रखना वो उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ लोग उच्चतम न्यायालय भी कर रहे होंगे, लेकिन आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे याद रखना जो ये प्रधानमंत्री होते हैं ये आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग इनकी नियुक्ति की जाती है। और यहाँ पे याद रखना जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं आर्टिकल 76 के। और देखो राष्ट्रपति जी बताना, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है? और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ।
देखो यहाँ पे दिया गया है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। और जो मेरे साथ नए जुड़े हुए हो तो आप जुड़े रहिएगा, आपको भी बताऊंगा मैं आने वाले समय में, मैं आपको भी बताऊंगा चीज़ें और फिर आपसे भी पूछूंगा। और इसीलिए कहते हैं कि चैनल को लाइक शेयर और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घबराना नहीं है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि बचपन बचाओ आंदोलन जो है उसके संस्थापक कौन थे। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे सही जवाब आपका कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और देखो इन्होंने ये कब स्टार्ट किया था, तो वो भी याद रखना 1980 में। कब? 1980 में। ये बच्चों से संबंधित था, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। पीलिया रोग किस प्रभावित करता है। नहीं, यहाँ पे किसे होगा, पीलिया रोग जो है वो किसे प्रभावित करता है। तो पीलिया रोग जो है आप देखना, जो पीलिया हो जाती है तो बंदा पीला पीला सा हो जाता है ना, आँख और उसका चर्बी चमड़ी सब पीला पीला लगने लगता है, देखा होगा आपने। तो याद रखना ये बोल सकते हो यहाँ पे आपका सही जवाब यकृत या लीवर यहाँ पे लगा देना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो दोस्त, इसी के साथ क्लास में आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और आपके लिए मेरी तरफ से, आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा, अब मेरी तरफ से आपके लिए एक लाइन है कि रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो। रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। ठीक है, अगर नींद पूरी हो रही है तो याद रखना सपना कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है दोस्त। तो हम सपना पूरा करेंगे और सभी साथ में मिलकर करेंगे। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी को मेरा जय हिंद।